तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एक जजमेंट डिलीवर किया है जिसका नाम है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। जिसमें जो गवर्नर ऑफ तमिलनाडु थे वो लगभग 10 बिल्स के ऊपर 2020 से ही अपना एसेंट नहीं दे रहे थे। तो इसी के खिलाफ जो एमके स्टालिन की तमिलनाडु की गवर्नमेंट है वो गवर्नर के खिलाफ एक केस करती है सुप्रीम कोर्ट में, और उसी का जजमेंट अभी आया है। तो इस जजमेंट में ऐसा क्या खास है जिसके बारे में लोग इतना चर्चा कर रहे हैं, तो चलिए इसके बारे में सही से जानते हैं। तो इस जजमेंट को जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि जो एक बिल होता है वो क्या होता है और वो स्टेट असेंबली यानी कि विधानसभा में कैसे पास होता है। तो विधानसभा में जो कानून पास करने का प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 196 और 197 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक बिल तैयार किया जाता है जो कि एक ड्राफ्ट होता है कानून का, और उसे या तो कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर या फिर कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है विधानसभा में। अगर विधानसभा में 2 हाउसेज है, लोअर हाउस और अपर हाउस, जिसे विधानसभा और विधानमंडल भी कहते हैं, उसमें से कहीं पे भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो इंट्रोड्यूस करने के बाद उसमें 3 रीडिंग होती है, यानी कि उसे 3 बार पढ़ा जाता है। तो पहली रीडिंग में क्या होती है कि केवल उसकी प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव को पढ़ा जाता है कि वो कानून किस बारे में है और उसका पर्पस क्या है। उसके बाद उसको गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाता है, और उसके कुछ दिनों के बाद जब असेंबली फिर से बैठती है तो उस पर सेकेंड रीडिंग होती है। तो सेकेंड रीडिंग में क्या होता है कि जो बिल होता है उसे क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया जाता है, और उसके बाद अगर कोई चेंजेस चाहिए होता है तो उसी समय करवा लिया जाता है, और या फिर अगर मेंबर्स उससे डिसएग्री करते हैं तो उसे एक जॉइंट कमेटी के पास रेफर कर दिया जाता है। उसके बाद उस जॉइंट कमेटी उसे अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करती है, और उसमें जो भी अमेंडमेंट्स होने लायक है उसे सब सहमति से उसे कर दिया जाता है। इसके बाद जब कमेटी अपना रिपोर्ट वापस सबमिट कर देती है विधानसभा को, उसके बाद विधानसभा में तीसरी रीडिंग होती है, और तीसरी रीडिंग में उसे पूरी तरह से पढ़ा जाता है, उसमें वोटिंग कराई जाती है। और अगर विधानसभा में वोटिंग कराने में आधे से ज्यादा मेंबर इस बिल के फेवर में होते हैं तो उस बिल को उस हाउस से पास कर दिया जाता है। उसके बाद इस बिल को अगेन दूसरे हाउस में भेजा जाता है, और यही सेम प्रोसीजर वहां पे भी फॉलो होता है। इसके बाद उस बिल को गवर्नर के पास भेजा जाता है एसेंट के लिए, यानी कि उनके सिग्नेचर के लिए, क्योंकि कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उसके ऊपर गवर्नर के एसेंट ना हो। ये अगर स्टेट गवर्नमेंट पास कर रही है तो गवर्नर के पास जाएगा, अगर संसद पास कर रही है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो ये बिल एक बार अगर गवर्नर के पास आ जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 200 के हिसाब से गवर्नर के पास केवल 3 चॉइस होती है, या तो गवर्नर उस पर साइन कर दे और वो तुरंत ही एक्ट बन जाएगा, या फिर अपने साइन को रोक ले, और या तो फिर उस बिल को रिजर्व कर ले फॉर द प्रेसिडेंट। अगर ये गवर्नर ने डिक्लेयर कर दिया कि वो विदहोल्ड कर रहा है अपना साइन को, तो उसे फिर से रिकंसिडरेशन के लिए विधानसभा के पास उस बिल को वापस भेजना होता है अपना अमेंडमेंट के साथ, जो प्रोविजन में वो चाहता है बदलाव हो, या तो फिर ऐसे ही। और उसके बाद विधानसभा उस पर फिर से डिस्कशन करती है, या तो कुछ अमेंड करके या तो बिना अमेंडमेंट के उसे वापस गवर्नर के पास साइन करने के लिए भेज देती है। तो इस केस में जो गवर्नर है उसको साइन करना ही पड़ता है बिल के ऊपर, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। देखिए, जो गवर्नर है उसे चुना नहीं जाता है, वो एक नॉमिनल हेड होता है ऑफ द स्टेट, और लेकिन जो विधानसभा होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो चुन के आते हैं। तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे जो चुन के आए हुए मेंबर है उनकी जो वैल्यू है वो गवर्नर के वैल्यू से ज्यादा है। इसलिए जो गवर्नर होता है उसे भी एक्ट करने के लिए एड एंड एडवाइस चाहिए होता है मिनिस्टर्स का, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जो गवर्नर है क्या वो एड एंड एडवाइस से ही एक्ट करेगा जो मिनिस्टर्स उसे कहेंगे, या फिर उसके पास कोई डिस्क्रिशन पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियस कई सारे जजमेंट में ये कहा है कि जनरली जो गवर्नर है वो एड एंड एडवाइस से ही एक्ट करेगा, बट देयर आर सम कंडीशन जहाँ पे वो अपनी डिस्क्रिशन यूज कर सकता है। जैसे कि जो अगर बिल है उसे रिजर्व करना हो तो उसमें अपना वो डिस्क्रिशन यूज कर सकता है। तो ये जो डिस्क्रिशन दिया गया था इसकी वजह से जो गवर्नर्स हैं वो क्या करते थे कि कई सालों तक जो बिल होते हैं जो पास होके आते थे विधानसभा से उस पर साइन ही नहीं करते थे, और कई सालों तक वो ऐसे ही पड़े रह जाते थे और फेल हो जाता था। बट जो हमारा ये केस है इसमें यही हुआ था। जो गवर्नर है रवि बिसेन, उन्होंने लगभग 2020 से ही 10 ऐसे बिल्स थे जिन्हें विधानसभा में वापस भेज दिया था, बट जब विधानसभा ने उसे रीपास करके गवर्नर के पास भेजा तो उसे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लिया और उस पर साइन करने से मना कर दिया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन डिसाइड की है जिसमें जो गवर्नर है वो कोई एक्शन ले सकता है। तो ये टाइमलाइन क्या है वो एक बार जान लेते हैं, जिसमें कहा कि अगर कोई भी बिल पास होकर विधानसभा से गवर्नर के पास आता है तो उसके पास केवल एक ही मंथ होगा अगर वो साइन नहीं करना चाहता है विथ एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, और अगर वो अपनी डिस्क्रिशन से नहीं करना चाहता है तो उसके पास केवल 3 महीने होंगे उस बिल से विथहोल्ड करने के लिए। और अगर गवर्नर को लगता है कि वो बिल जो है वो रिजर्व कर देना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए तो उसके लिए भी उसके पास 3 मंथ का ही समय रहेगा। और इन सब के बाद अगर गवर्नर 3 महीने के अंदर वापस विधानसभा में भेज देती है और वो विधानसभा उसे पास करके वापस गवर्नर को साइन करने के लिए भेजती है तो गवर्नर को उसके ऊपर साइन करना ही पड़ेगा विद इन 1 मंथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 4 टाइमलाइन है
इसे डिसाइड कर दिया है गवर्नर के लिए, और अगर गवर्नर इसे फॉलो करने से मना करता है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। तो इस जजमेंट में क्या है कि गवर्नर की जो पावर है उसको डिफाइन कर दी गई है और उसके पावर को नैरो डाउन किया गया है, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी पावर को वाइड कर दिया गया है। तो इस जजमेंट के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।